गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने एल्कोहल के फॉर्मेशन मेथड, प्रिपरेशन मेथड की बात की थी, जिसमें अपन ने खुद मेथड्स की स्टडी कर ली थी। अब अपना नेक्स्ट है कि एस्टर के जल अपघटन से कैसे अपन एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है कि अकार्बनिक अम्लों के साथ गर्म करने पर एस्टर का क्या हो जाता है, जल अपघटन हो जाता है और एल्कोहल का प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे RCOR है। ठीक है, अगर अपन उसकी HOH के साथ में रिएक्शंस करवाएं, ठीक है, मतलब जल अपघटन करवाएं अकार्बनिक अम्लों की उपस्थिति में, तो क्या बनता है RCOOH। ठीक है, और एक R-OH का निर्माण होता है। एक तो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और दूसरा क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट है प्राइमरी एमीन के द्वारा। ठीक है, कि प्राइमरी एमीन से अपन कैसे एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नाइट्रस अम्ल HNO2 की अभिक्रिया प्राथमिक एमीन से कराने पर प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्कोहलों का क्या होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। कुछ मात्रा में एल्कीन भी प्राप्त होती है। ठीक है, अगर अपन नाइट्रस एसिड की रिएक्शंस किससे कराएं, 1 डिग्री एमीन से करवाएं, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों ही टाइप्स के अपने को क्या एल्कोहल मिलते हैं। ठीक है, जैसे रिएक्शन देखते हैं अपन, RnH2 है, अगर इसकी रिएक्शन अपन HNO2 से करवाएं, ठीक है, तो क्या बनेगा ROH N2 और H2O। ठीक है, अगर इसकी एप्लीकेशन देखें तो CH2 NH2 है, इसकी रिएक्शन HNO2 से करवाई, ठीक है, तो क्या बनेगा, एक तो 1 डिग्री एल्कोहल बनता है और एक 2 डिग्री एल्कोहल बनता है। ठीक है, CH3 CH2 CH2OH और CH3 CHOH और CH3, और कुछ अमाउंट के अंदर एल्कीन भी बन रही है, देखिए CH3 CH और CH2। उपरोक्त जो रिएक्शन है निम्न स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। अगर इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म की अगर अपन बात करें तो कुछ इस तरीके से इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म होती है कि सर्वप्रथम 1 डिग्री एमीन का क्या होता है, डाइअज़ोनियम लवण बनता है, जिससे कि नाइट्रोजन के निष्कासन के कारण 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है। यह पुनर्विन्यासित होकर अधिक स्थायी द्वितीय कार्बोकैटायन में परिवर्तित हो जाती है। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, इस रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर जो एमीन है उसका डाइअज़ोनियम लवण बनेगा और क्या होगा, नाइट्रोजन रिमूव होगी। ठीक है, जैसे CH3 CH2 CH2 NH2 है, NN2 NaCl से रिएक्शन करेगी तो इसका डाइअज़ोनियम लवण बनता है। डाइअज़ोनियम लवण का फॉर्मूला ये है कि CH3 है CH2 एक होता है N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, और Cl जो, और इसका क्या होता है, वापस से क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, जो कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। जब वापस इसका रीअरेंजमेंट होगा तो जो नाइट्रोजन है वो तो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, और क्या बनेगा, 1 डिग्री कार्बोकैटायन और 1 डिग्री पहले कार्बोकैटायन बनेगा। ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन क्या करेगा, अधिक स्टेबल, ठीक है, मोर स्टेबल 2 डिग्री कार्बोकैटायन के अंदर क्या परिवर्तित हो जाता है। दोनों प्रकार के कार्बोकैटायन अपने आवेश को दो प्रकार से उदासीन करते हैं। ठीक है, दोनों दो कार्बोकैटायन बने 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। अब ये क्या करेंगे, दोनों ही जो हैं वो क्या करेंगे, आवेश को उदासीन करते हैं। कैसे है कि पहले स्टेप के अंदर क्या होता है, OH को, न्यूक्लियोफाइल OH को ग्रहण करके, ठीक है, जो CH3 CH2 है वो क्या करेगा, OH को एब्जॉर्ब कर लेगा और 1 डिग्री का फॉर्मेशन कर लेता है। और दूसरा वाला जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है वो भी क्या करेगा, OH को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट करके 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि एक प्रोटॉन का निष्कासन करेंगे। ठीक है, ये तो हुआ OH को, मतलब न्यूक्लियोफाइल को एब्जॉर्ब करके जो अपनी कार्बोकैटायन पर जो आवेश है उसको न्यूट्रलाइज करना। अब जो सेकंड जो प्रोसेस है वो क्या है कि ये एक प्रोटीन को मतलब क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, इससे प्रोपीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जिसमें एल्कीन भी बनती है, जैसे CH3 CH और CH2। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है फर्मेंटेशन, किण्वन। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये, कि इस विधि द्वारा बहुत से एल्कोहल का उत्पादन किया जा सकता है। इसका मुख्यतः प्रयोग एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में किया जाता है। इसके लिए क्या मोलेसेज या सीरे का प्रयोग करते हैं। सीरे में इतना जल मिलाते हैं कि उसमें शक्कर 10% रह जाए, तब इसे उबालने के पश्चात एसिड डालकर पीएच क्या 4 तक कर देते हैं। इस विलयन को वाट कहते हैं। ठीक है, इसमें ईस्ट को मिलाकर बड़ी टंकियों में 35 डिग्री तापमान पर रखते हैं। ठीक है, अब किण्वन की जो प्रक्रिया है उसमें निम्न अभिक्रिया होती है। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, जो बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है, कंप्लीट होता है। मोलेसेज के सुक्रोज का ईस्ट एंजाइम इन्वर्टेज की अभिक्रिया द्वारा ग्लूकोज व फ्रक्टोज में वियोजन होता है। ठीक है, अब जो मोलेसेज है, सुक्रोज है, मोलेसेज है, माल्टोज का एक प्रकार है।
ठीक है। इसका क्या होगा, सुक्रोज का ईस्ट एंजाइम मतलब इन्वर्टेज जो एंजाइम है उसकी अभिक्रिया के द्वारा क्या ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या होता है, वियोजित होता है। जो C12H11 है जो सुक्रोज है, जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में, तो एक इसमें कन्वर्ट होगा, एक तो ग्लूकोज बनाएगा और एक फ्रक्टोज बनाएगा, जो दोनों शुगर के डेरिवेटिव्स है। इन सरल शर्कराओं पर ईस्ट में उपस्थित दूसरा एंजाइम क्या जाइमेज कार्य करता है, अंत में क्या एथेनॉल प्राप्त होता है। अब दूसरा जो एंजाइम है कौन सा, ईस्ट का जाइमेज एंजाइम है। ये क्या करेगा, इन जो शुगर कन्वर्ट हुई है सुक्रोज और ग्लूकोज, इनके ऊपर अटैक करेगा और अंत के अंदर क्या एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो C12H22O11 वो जाइमेज अटैक करेगा तो 2C6H12O6 का फॉर्मेशन करता है। मालसेज के स्थान पर स्टार्च को एंजाइम डाइएस्टेज माल्टेज और जाइमेज द्वारा किण्वन से भी एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। डाइएस्टेज की प्राप्ति के लिए अंकुरित जौ की स्टार्च के मैश के साथ मिलाने पर माल्टोज एक जटिल शर्करा प्राप्त होती है। ठीक है, ईस्ट के एंजाइम माल्टेज की इस प्रक्रिया से यह सरल शर्करा ग्लूकोज में परिवर्तित होती है। जब ईस्ट में उपस्थित जाइमेज की क्रिया द्वारा एथेनॉल प्राप्त होता है, इस प्रकार प्राप्त अशोधित एथेनॉल का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये अलग अलग एंजाइम, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो एंजाइम होते हैं वो शुगर को तोड़ते हैं और शर्कराओं को तोड़ करके लास्ट के अंदर क्या एथेनॉल का फॉर्मेशन करते हैं। और इस प्रोसेस के अंदर जो एथेनॉल मिलता है वो क्या होता है, इम्प्योर होता है। फिर इसका क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। ठीक है, प्योरीफिकेशन के लिए इस प्रकार से प्राप्त 95% जो शुद्धता वाले एथेनॉल की अपनी को रेस्टिफाइड स्पिरिट प्राप्त होती है। ठीक है, 100% शुद्धता वाले एथेनॉल, परिशुद्ध एथेनॉल एब्सोल्यूट एल्कोहल कहते हैं, जिसे अपन प्राप्त करने के लिए एल्कोहल को बेंजीन मिलाकर, ठीक है, एजोट्रोपिक स्थिरीक ख्वाती आसवन, ठीक है, एजोट्रोपिक एल्कोहल करते हैं। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त अंश में बेंजीन, एथेनॉल व जल का स्थिरख्वाती मिश्रण, ठीक है, एजोट्रोपिक मिश्रण। ठीक है, द्वितीय अंश में एथेनॉल व जल व अंतिम अंश में क्या शुद्ध एथेनॉल प्राप्त होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लोअर एल्कोहल मतलब C1 और C2 वाले रंगहीन, वाष्पशील, खट्टे स्वाद में, ठीक है, विशिष्ट गंध वाले द्रव होते हैं। जिन एल्कोहल में कार्बन की संख्या 12 या इससे अधिक होती है वे उच्चतम एल्कोहल कहलाते हैं। यह क्या होते हैं, गंधहीन होते हैं, स्वादहीन होते हैं, चिकने ठोस होते हैं। ठीक है, अणुभार के बढ़ने से ही एल्कोहल की क्या गंध व स्वाद की तीक्ष्णता में कमी आती जाती है। ठीक है, तो लोअर एल्कोहल क्या होते हैं, रंगहीन और तीक्ष्ण गंध वाले होते हैं। ठीक है, जबकि जो हायर कार्बन वाले जो है हाई, वो क्या होते हैं, स्वादहीन और गंधहीन होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही जल में घुलनशीलता में भी कमी आती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी एल्कोहल के अंदर, वैसे वैसे उसकी जो सोलबिलिटी है वाटर के अंदर वो डिक्रीज होती जाएगी। एल्कोहल के क्वथनांक व गलनांक संगत एल्कोहलों से अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, और क्वथनांक व गलनांक में नियमित वृद्धि कार्बन संख्या बढ़ने पर पाई जाती है, जो निम्न सारणी से स्पष्ट है। ठीक है, तो एल्कोहल के जो बीपी और एमपी हैं, ठीक है, और जो उसके संगत एल्केन है उससे अधिक होती है। और एमपी और बीपी में नियमित वृद्धि कार्बन की संख्या के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। जैसे कि अपन एग्जांपल देखें कि मेथनॉल है, CH3OH है, एक इसके अंदर ग्रुप है, एक कार्बन है, जिसका गलनांक कितना होता है 58 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और -58 डिग्री सेंटीग्रेड, और क्वथनांक होता है 64.5 डिग्री। ठीक है, एथेनॉल की बात करें तो कितना होता है, C2H5OH दो कार्बन है, तो इसका गलनांक कितना है -115, और क्वथनांक कितना है इसका 78 डिग्री। वन प्रोपेनॉल की बात करें, प्रोपेनॉल का मतलब तीन कार्बन है इसके अंदर, तो इसके गलनांक होता है 125 और क्वथनांक होता है 97। टू टू प्रोपेनॉल, ठीक है, की बात करें तो टू प्रोपेनॉल के अंदर भी देखिए इसका गलनांक कितना है 89 डिग्री सेंटीग्रेड, और क्वथनांक 82 डिग्री सेंटीग्रेड। वन ब्यूटेनॉल की बात करें, ठीक है, तो वन ब्यूटेनॉल के अंदर इसका जो गलनांक है कितना होता है -90, और क्वथनांक कितना है 180। मतलब जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनके जो एमपी और बीपी के मान में क्या होती है, वृद्धि होती जाती है। ठीक है, जैसे टू ब्यूटेनॉल का नीचे दे रखा है कि टू ब्यूटेनॉल का जो गलनांक है वो -115 और क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सारणी से ये स्पष्ट है कि शाखा नटकार ब्रांचिंग होने पर इन गुणधर्मों में कमी होती है, और गलनांक क्वथनांक जल में घुलनशीलता
आदि के इस क्रमोत्तर वृद्धि या कमी को हाइड्रोजन बंध द्वारा समझाया जा सकता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन बंध की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो हाइड्रोजन बंध कैसे एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है, उसको प्रभावित करता है, ये पर पढ़ते हैं कि जब किसी तीव्र विद्युत ऋणी परमाणु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन आदि पर हाइड्रोजन उपस्थित होता है, तब इस बंध में ध्रुवण होता है और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। जब ध्रुवीय अणु दूसरे अणु के पास आता है, तब वह उसके साथ में संयोजित या एसोसिएट हो जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपन ने पढ़ा था कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक क्या आकर्षण बल उत्पन्न होता है। ठीक है, जो कि केमिकल बंध, रासायनिक बंधों से तो दुर्बल होता है, लेकिन वान डेर वाल्स बल से क्या होता है, थोड़ा प्रबल होता है। इस बंध को अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जैसे कि ROH है, ROH की अगर अपन बात करें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, आकर्षण उत्पन्न होता है। इस आकर्षण को अपन हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जैसे कि दो आरओएच मॉलिक्यूल है, तो दो आरओएच मॉलिक्यूल को अगर अपन देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर, तो डॉट डॉट जो लाइनें हैं, जैसे पहले वाले एल्कोहल का तो ऑक्सीजन और दूसरे वाले एल्कोहल का क्या, हाइड्रोजन, इनके बीच में जो डॉट डॉट करके जो लाइनें बता रखी, ये तो है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सिंबल। ठीक है, और दूसरा वाला जो डैश वाली लाइन है, ये सहसंयोजक बंध को बताती है, जबकि जो डॉट डॉट लाइन वाले हैं, ये किसको बता रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बता रही है। तो एक अणु के विद्युत ऋणी परमाणु और दूसरे अणु के हाइड्रोजन परमाणु के मध्य इस प्रकार के क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन अर्थात स्थिर विद्युत आकर्षण बल को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। और इसे अपन क्या, बिंदुवत रेखा से दर्शा रहते हैं। ये दुर्बल प्रकृति के होते हैं। इनका बंध बॉन्ड स्ट्रेंथ सामान्यतः कितना होता है, 5 किलो कैलोरी पर मोल होता है। इसका सामान्य मान सहसंयोजक बंध से कम और वान डेर वाल बल से अधिक होता है। ठीक है, अब है हाइड्रोजन बंध के प्रकार। ठीक है, हाइड्रोजन बंध होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरे होते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अर्थात अंतःअणुक हाइड्रोजन बॉन्ड और अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अंतःअणुक हाइड्रोजन बॉन्ड को देखते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड को, कि ये जल, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड आदि में पाए जाते हैं। और इस प्रकार के बंध में दो अणु की क्या होती है, भागीदारी होती है। ठीक है, जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है वो दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में होता है। ठीक है, जैसे कि जल, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल आदि में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि HOH हो गया, तो दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कौन से प्रकार की है, इंटरमोलिकुलर की। ठीक है, उसी प्रकार अगर अपन एसिटिक एसिड की बात करें, एसिटिक एसिड के जो डाइमर स्ट्रक्चर है वो भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होती हैं। ठीक है, इससे आगे का जो टॉपिक है हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।